सिंह अपने गांव में ठेले पर आलू पराठा बेचा करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म शुद्ध डालडा घी के पराठे खाइए। मीरगंज का आलू है, किशनगंज का आटा, चक्कर तो देखिए तारा का पराठा। तारा के ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। तारा और श्वेता आलू पराठे को बेचकर ही काफी अच्छी कमाई कर लेते थे। उनकी बेटी मीना गांव के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ती थी। एक बार रात को जब तारा और उसकी बीवी सो रहे थे तो अचानक किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रात के 12 बज रहे हैं। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं जाकर देखता हूँ। तारा ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका चचेरा भाई आकाश खड़ा है। क्या हुआ आकाश, इतनी रात को कैसे आना हुआ? तारा भाई, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। क्या आप 1500 रुपए देकर मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम बस 5 मिनट रुको, मैं आपके पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा। अभी तुम पैसे वापस करने की नहीं, अपने बीवी के सेहत की चिंता करो। तारा का चचेरा भाई आकाश तारा से बहुत जलता था, लेकिन मदद मांगने भी हमेशा उसी के पास आता था। डॉक्टर के घर जाते ही आकाश अपना गुस्सा अपनी बीवी माधुरी पर उतारने लगा। आज तुम्हारी वजह से मुझे फिर से उस घमंडी तारा के पास जाना पड़ा। अगर तुम बीमार न होती तो मुझे आज तारा के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तुम तारा भैया के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? वो जरा भी घमंडी नहीं है। और आज मैं बीमार हो गई तो तुम इतना चिल्ला रहे हो जैसे उनसे पैसे मांगने जाते ही नहीं हो। तारा भैया ने पता नहीं कितनी बार तुम्हें पैसे दिए हैं और तुमने उनके पैसे आज तक लौटाए भी नहीं। फिर भी वो तुमसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें अपने भैया और भाभी की इज्जत करनी चाहिए। वो मुंह से भले ही कुछ न कहता हूँ, लेकिन अपने अमीरी के दिखावे से तो हमारी बेइज्जती करता ही है ना। वो रईस हैं, लेकिन वो रईसी का दिखावा करते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम गरीब हो इसलिए उनकी रईसी तुम्हें चिढ़ाती है। तुम मेहनत से किसी एक जगह पर काम क्यों नहीं करते? फिर अगर मालिक चाहेंगे तो तुम भी किसी दिन रईस बन जाओगे। आकाश जहाँ भी काम करता वहाँ चिड़चिड़ा रहता। वो मन से कभी काम नहीं करता था। वो कोई भी नौकरी साल भर से ज्यादा नहीं कर पाता था। एक दिन आकाश मुंह लटकाकर घर पहुँचा तो माधुरी उससे बोली, लगता है आज फिर तुम्हारी नौकरी छूट गई। मेरी मानो तो तुम तारा भैया के पास चले जाओ, वो तुम्हें अपने आलू के पराठे के ठेले पर जरूर कोई काम दे देंगे। तारा मुझे काम पर कभी नहीं रखेगा। तुम एक बार उनके पास जाओ तो सही। आकाश तारा के पास पहुंचा। आओ आओ आकाश, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। भूख लग रही हो तो आलू के पराठे खा लो, तुम्हारे भाभी ने बहुत प्यार से बनाए हैं। मेरी नौकरी छूट गई है इसलिए मैं काम ढूंढ रहा हूँ। क्या आपके पास मेरे लिए कुछ काम है? ठेले का काम तो मैं और श्वेता संभाल लेते हैं, लेकिन तुम भी हमारे साथ काम करना चाहते हो तो एक काम करते हैं, मैं रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। हाँ ठीक है, हमारे ग्राहकों को खड़े रहना पड़ता है। अगर रेस्टोरेंट होगा तो ग्राहक आराम से बैठकर पराठों का मजा ले सकेंगे। उस दिन आकाश बेहद गुस्से में घर पहुँचा। क्या हुआ, आप इतने नाराज क्यों हैं? कोई काम नहीं मिला? काम तो मिला, लेकिन मेरी वजह से वो तारा और अमीर बनेगा। मेरे वहाँ जाते ही उन दोनों ने एक रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया है। तो इसमें बुरा क्या है? आपको भी तो पैसे मिलेंगे। तुम मुझे मत सिखाओ कि अच्छा और बुरा क्या है। आकाश तारा के साथ काम करने लगा। तारा आकाश को रोजाना 500 रुपए देता था, लेकिन आकाश की नजर तारा की कमाई पर रहती। खुद तो इसने नोटों का ढेर लगा लिया है और मुझे सिर्फ 500 रुपए थमा देता है। मेहनत सब मैं करता हूँ और गुलाब जामुन ये खा लेते हैं। कुछ करना पड़ेगा। तारा के रेस्टोरेंट में मंगल सिंह नाम का एक शुद्ध शाकाहारी ग्राहक आता है। वो तारा का पुराना ग्राहक था। आओ आओ मंगल भाई बैठो, मैं अभी आपके लिए पराठे लगवा देता हूँ। अरे आकाश, जरा मंगल भाई के लिए एक प्लेट खाना लगा दो। आकाश ने चुपके से मंगल सिंह के पराठों में थोड़ा सा नॉनवेज मिला दिया। मंगल ने पराठे खाए तो उसे पता चल गया कि पराठों में नॉनवेज है। मंगल सिंह भड़क उठा। आलू के पराठे में नॉनवेज कहाँ से आ गया? मंगल सिंह के साथ अमंगल? मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ पराठे ग्राहकों तक पहुंचाता हूँ।
पराठे बनाने का काम तो तारा भैया और श्वेता भाभी ही करती है। क्या रे तारा, तूने पराठे में नॉनवेज मिलाकर हमारे साथ धोखेबाजी की है। अब मैं तेरा रेस्टोरेंट बंद कराकर तुझे गांव से बाहर निकलवाऊंगा। मंगल सिंह गांव का रईस आदमी था। उसने गांव के प्रधान से बात करके तारा के परिवार को गांव से बाहर निकलवा दिया। आज तो मजा ही आ गया। अब मैं गांव में अपने आलू पराठे बेचूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। आकाश ने गांव में आलू पराठों का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उधर तारा, श्वेता और उनकी बेटी जंगल के रास्ते दूसरे गांव जा रहे थे। तारा का परिवार बहुत थका हुआ था। श्वेता जोर जोर से रोने लगी। रो मत श्वेता, आज हमारे नसीब में दुख लिखा है, कल सुख भी आएगा। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे और कैसे कोई कारोबार शुरू करेंगे? हम तो अपना घर भी बेच चुके हैं। हमें आगे बढ़ते रहना होगा जब तक हम किसी गांव में नहीं पहुंच जाते। तारा का परिवार जंगल में रास्ता भटक गया। ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है हम भटक गए हैं। अचानक उन्हें पानी की आवाज सुनाई दी। तीनों पानी की आवाज का पीछा करते करते एक नदी के करीब पहुँचे। उन्होंने देखा कि नदी में आलू के पराठे तैर रहे हैं। तारा ने नदी का पानी पिया और पराठा खाकर देखा। ये तो चमत्कार हो गया। नदी का पानी ठंडा है और पराठे गरम। यहाँ पर तो कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। लगता है ये नदी सबसे पहले हमने ही खोजी है। हमारे पास कारोबार शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर हम इन्हीं आलू पराठों को बेच पाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक कहा, अब हमें बस एक गांव की तलाश है। कई किलोमीटर चलने के बाद वो बेसनपुर नाम के गांव में पहुंच गए। शुरू में उन्हें एक झोपड़ी में रहना पड़ा। तारा रोज अंधेरे में ही पराठों की नदी में चला जाता और ढेर सारे पराठे लेकर आता। फिर वो उन्हें गांव में बेचता। नदी के पराठों की खास बात ये थी कि वो कभी भी खराब नहीं होते थे। धीरे धीरे तारा के पैसों की तंगी खत्म हो गई और उसने एक मकान खरीद लिया। उधर आकाश भी अब गरीब नहीं रह गया था। उसने पराठे बेच बेच कर मोटरसाइकिल खरीद ली थी। आज गांव के एक आदमी ने मुझे बताया कि तारा और श्वेता बेसनपुर गांव में हैं। कल मैं उनसे मिलने जाऊंगा और उन गरीबों को अपनी मोटरसाइकिल दिखाकर चिढ़ाऊंगा। अगले दिन आकाश बेसनपुर गांव पहुंचा। उसने एक आदमी से पूछा, सुनो भाई, यहाँ तारा का घर कौन सा है? तारा आलू पराठे वाले का घर वो सामने है। आकाश ने जब देखा कि तारा बड़े मकान में रह रहा है तो उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। वो तारा के घर पहुंचा। अरे आकाश, इतने सालों बाद तू मिलने आए। हम तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। और बताओ, घर पे सब खैरियत तो है? हाँ भैया, सब ठीक है। तारा भैया, आप इतने जल्दी अमीर कैसे हो गए? तुम घर के आदमी हो इसलिए तुम्हें बताता हूँ। दरअसल हमें एक आलू पराठों की नदी मिल गई है। उस नदी से मैं पराठे यहाँ गांव में ले आता हूँ और गांव में मैंने 4 रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। उनमें मैं पराठे बेचता हूँ। क्या आप मुझे वो नदी दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मेरे साथ चलो। तारा आकाश को पराठों की नदी पर ले गया। ये तो सचमुच जादू है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस नदी के पराठे कितने दिन भी रखे रहे खराब नहीं होते। अगर तुम चाहो तो तुम भी इस नदी से पराठे ले जाकर अपने गांव में बेच सकते हो। आकाश अपने घर लौट आया। क्या हुआ? आप इतने नाराज क्यों हैं? क्या तारा भाई से मुलाकात नहीं हो पाई? तुम चुप रहो, मेरा दिमाग मत खाओ। तारा को आलू पराठों की जादुई नदी मिल गई। मैंने यहाँ गधों की तरह मेहनत की और लागत लगाकर थोड़ा मुनाफा कमाया। उधर तारा ने तो कोई मेहनत नहीं की और बिना लागत के सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा कमाया। इसीलिए वो मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गया। तारा भैया से जलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी उस नदी से पराठे ला सकते हो। क्या तारा भैया ने तुम्हें वहाँ से पराठे लाने के लिए मना किया है? नहीं, मना तो नहीं किया, लेकिन मुझे जल्द से जल्द तारा से अमीर बनना है। तारा ने 4 रेस्टोरेंट खोले हैं तो मैं 10 खोलूंगा। सिर्फ गांव में ही नहीं, शहर में भी खोलूंगा और हर रेस्टोरेंट पर पराठों की सप्लाई करूंगा। अगले दिन आकाश तारा के पास पहुंचकर बोला, तारा भैया, मैं पराठों के नदी में एक बांध बनाऊंगा। बहती हुई नदी में सारे पराठे बह जा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा करना मुश्किल है। मैं बांध बनाकर पानी रोक दूंगा और ढेर सारे पराठे इकट्ठा कर लूंगा।
ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। नदी का पानी कुदरती तौर पर बहता रहे तो ही अच्छा है। बांध बनाने की कोई जरूरत नहीं। और तुम बांध बनाओगे कैसे? मैं अकेले ही बांध बनाऊंगा। आकाश ने तारा की एक नहीं सुनी और उसने नदी पर एक बड़ा सा बांध बना दिया। आकाश पराठा इकट्ठे करने लगा। एक दिन जब आकाश नदी से पराठे इकट्ठे कर रहा था तो नदी का बांध बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से फट गया और आकाश नदी में बह गया। फिर उसका कुछ अता पता नहीं चला। तभी तो कहते हैं इंसान को थोड़े में ही खुश रहना चाहिए। बहुत ज्यादा की लालच अच्छी नहीं होती। एल गांव का एक कामयाब किसान था, लेकिन उसकी बीवी गायत्री की बीमारी में तकरीबन सभी खेत बिक चुके थे। इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्दी उसके व्यवहार और लजीज पराठों ने तकरीबन कस्बे के सभी लोगों को अपना कायल बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर चिपकाकर पुरजोर तरीके से की गई थी। भाई कल हमने पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था। मैं और मेरे अब्बू कार पार्किंग करके फौरन पिज्जा ऑर्डर करने गए। हमने घंटों इंतजार किया, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को गार्ड दाखिल भी नहीं होने देगा। दाखिल क्यों नहीं होने देगा? अरे वो तुम्हारे अब्बू की फुटपाथ की दुकान थोड़ी ना है जो कोई भी मुंह उठाकर वहाँ चला जाएगा। उस दुकान का एक रुतबा है। बड़े बड़े लोग वहाँ अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है। समझ गए? रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाला का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। अब्बू जान हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा किसी रोज। अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देखो राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं और हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें पिज्जा खिलवा सकूं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक रोज तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं अब्बू जान, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए। अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं और कुछ भी नहीं खाऊंगा। राजू जिद मत करो, अब्बू कह रहे हैं ना कि एक दिन हमें पिज्जा खिलाने जरूर ले जाएंगे। नहीं बाजी, मुझे तो कल ही पिज्जा खाना है। रॉकी भाईजान ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना जायकेदार होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। वो अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। कल सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा के ही चर्चे हो रहे थे। दोस्तों, कल मेरा यौम पैदाइश है और कल शाम को मेरी तरफ से जश्न है जिसमें हम पिज्जा पार्टी करेंगे। कल इतवार है और स्कूल की भी छुट्टी होगी। सभी कल शाम को अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना। ओके भैया, हम भी आएंगे ना? हमें नहीं बोला आपने? नहीं, तुम लोग वहाँ शामिल नहीं हो सकते। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, हैसियतदार लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से लाख गुना जायकेदार हमारे पराठे हैं। अरे जाओ जाओ, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, बस उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ। समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी, ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सब हंसने लगते हैं। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो अब्बू, बात ये है कि कल रॉकी का याम पैदाइश है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात। कल मैं तुम्हें आलू के लज्जतदार पराठे बनाकर खिलाऊंगा और हम सब कल जश्न करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने तुम्हें बताया ना कि अभी मेरे पास तुम लोगों के फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा? इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर के बाहर निकल गया। राजू, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पिज्जा की जिद छोड़ दो मेरे भाई।
जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सब नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहनते हैं। क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे बाजी? ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, मैं आज तुम्हें पिज्जा पराठा खिलाऊंगा। चलो उठो। पिताजी, मैंने कह दिया ना कि जब तक मुझे पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाते हैं, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू पिज्जा नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर नाकाम हो जाती है। आज फिर सभी भूखे पेट ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो बावर्ची खाने में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वो पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, जी अब्बू, आई। ये लो पैसे और कल स्कूल से आते वक्त पिज्जा लेती आना। अब्बू, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पिज्जा पराठा रखा है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही होती है तो अब्बू की साइकिल बाहर नहीं खड़ी थी। समझने में देर न लगी कि अब्बू ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में रॉकी की कल की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो तभी वहाँ रीता आ गई। अरे, तुम लोग ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे अब्बू ने बनाया है, पिज्जा पराठा। हाँ, ये स्पेशल डिश अब्बू ने बनाई है। लो, तुम भी खाओ, बहुत ही जायकेदार है। अरे वाह, ये तो हकीकत में बहुत जायकेदार है। ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कई गुना ज्यादा जायकेदार। सुमित्रा, मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह, वाकई ये कितना लज्जतदार है पराठा पिज्जा। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने अब्बू को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी और पिज्जा की दुकान में खरीदार लगभग कम जाने लगे। पिज्जा की दुकान बंद होने की नौबत पे आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल की दुकान पर आए। मोहनलाल जी, आपके पिज्जा पराठा का बड़ा नाम सुना था, आज चख भी लिया। वाकई बहुत लाजवाब है। वाकई आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया जनाब। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का इस्तेमाल कीजिए, मैं फराहमी और कारोबार की तशहीर देख लूंगा। जो भी नफा होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये कारोबारी अच्छी लगी। दोनों मिलकर साथ साथ काम करने लगे। पराठा पिज्जा का जायका और अच्छी तशहीर जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा और शहर में आलीशान बंगले में रहने लगा।